नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी मुंबई के आसपास आशियाने के फरेब पर। वहीं सियासी ढाबे में हम दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के मंत्री स्टेशन के अंदर तक ले गए हैं कार। तो सोशल अड्डा में करेंगे साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा पर मंथन, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे प्रज्ञानंदा बनने की कहानी। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें वो दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार हाथों में लेकर पढ़ते नजर आए, जिसके पहले पन्ने पर चंद्रयान से जुड़ी खबर थी। इस अखबार की हेडिंग थी कि इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस अखबार को पीएम मोदी वहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को गर्व से दिखाते नजर आए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी भारत लौटने के बाद शनिवार को सीधे बेंगलुरु जा सकते हैं, जहां वो इसरो वैज्ञानिकों से मिलेंगे और उन्हें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई देंगे। राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना का चंद्रयान 3 पर दिया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कार्यक्रम के बाद जब उनसे चंद्रयान की सफलता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चांद पर जो यात्री गए हैं उन्हें वो सलाम करते हैं। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर में सेना एक बार फिर से देवदूत साबित हुई। दरअसल गांदरबल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना के जवानों ने नुंदकोल झील के पास फंसे ट्रैकरों को निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस रेस्क्यू अभियान में दिखाई दे रहा है कि जवानों ने लोगों को अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ी इलाके से निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो वायरल हो गया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि एक भारतीय लड़की जिन्होंने अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से भी तेज मैथ्स की गणनाएं हल करके दुनिया को हैरान कर दिया है। कुरैशी ने खासतौर पर इस लड़की की स्पीड पर ध्यान देने को कहा। 75 plus 21 minus 96 plus 23 plus 21 minus 44 plus 11 plus 17. Answer is 28. 28 is correct. 26 plus 22 minus 48 plus 29 minus 11, 17, 35, 12. Answer is 82. 82 is correct answer. अमेरिका में कबाड़ हो चुकी एक फरारी कार की बिक्री दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल वहां इस कार को $1.8 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 16 करोड़ रुपए में बेचा गया। ये फरारी का 500 मोंडियल स्पाइडर सीरीज का 1954 का मॉडल है और 1960 के दशक में जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे ऑक्शन कंपनी RM सोथबेस ने नीलामी में बेचा। ये कार पहले फरारी फैक्ट्री के पूर्व ड्राइवर फ्रैंको कॉटेज की थी। अब इसे जिस खरीदार ने लिया उसने फरारी कार को सम्मान देने के लिए महंगी कीमत के बावजूद इसे अपने नाम कर लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर आशियाने के साथ होने वाले फरेब से जुड़ी है। आम आदमी मेहनत मशक्कत से पैसा जमा करके घर खरीदता है, लेकिन कुछ बिल्डर्स उनके सपनों के साथ छल करते हैं। मुंबई के पास पालघर में ऐसा ही हुआ है, जहां पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई और बायर्स को फ्लैट बेच दिए गए। फर्जी सीसी और ओसी का ये खेल पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई ही है, लेकिन चिंता इस बात की है कि ऐसे फ्लैट खरीदने वालों का क्या होगा। मामला आम आदमी के सपनों से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को लेकर हॉर्न बजाया जाए। मुंबई, इस शहर में आबोदाना तो फिर भी मेहनत मशक्कत से मिल जाता है, लेकिन आशियाना मिलना आसान नहीं। सपनों के इस शहर में जो घर का सपना देखता है, तय मानिए कि उसकी आंखों से नींद ही गायब हो जाती है।
इसके बाद भी अगर पाई पाई जोड़ते हुए कोई अपने सपने को सच करना चाहे तो उसे फूंक फूंक कर कदम रखना होता है, क्योंकि बड़े धोखे हैं एक घर खरीदने की राह में। अगर सावधानी नहीं है तो बिल्डिंग से जुड़े फर्जी दस्तावेज दिखाकर चूना लगाया जा सकता है। फर्जी सर्टिफिकेट देकर बायर के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। मुंबई के करीब पालघर में लगभग 3000 परिवारों के साथ एक ऐसा ही फरेब हुआ है और ये तय नहीं कि जिस फ्लैट में वो रहते हैं उनके पास रहेगा या नहीं। आम आदमी के पैसों और सपनों से किए जा रहे ऐसे धोखे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पालघर के वसई और विरार में हजारों फ्लैट्स बायर के साथ किया गया फरेब कैसे सामने आया। वसई विरार महानगर पालिका के एक अधिकारी की नजर एक बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट पर गई। असल में किसी बिल्डिंग के लिए बिल्डर को महानगर पालिका से सीसी और ओसी लेना होता है। सीसी यानी सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद लिया जाता है और ओसीसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ओनर बिल्डिंग में रहने जा सकते हैं। लेकिन वसई और विरार में बनी एक बिल्डिंग का सीसी और ओसी फर्जी मिला, इसलिए मामला जांच के लिए पुलिस को दिया गया। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एक दो नहीं बल्कि इस इलाके की 55 बिल्डिंग्स के लिए फर्जी सीसी और ओसी बनाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। में एफआईआर दाखिल हुआ था जो कि रुद्रांश बिल्डर्स और वो जो 2 बिल्डिंग थे उसके ऊपर से। जब उसमें जो आरोपी 4 हमने अरेस्ट किए थे उनके जो शॉप थे वहां पर जाकर के हमने जब ये छापेमारी किया तभी हमको उसमें 55 फाइल्स मिले थे। 55 फाइल्स में अलग अलग कुछ ओसी कुछ सीसी और कुछ एनए ऑर्डर था जो कि वो डुप्लीकेट बनाया था। उसके ऊपर से हमने ये केस को आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हुए ये जो पूरा फाइल था वो हम वसई विरार महानगर पालिका के पास भेजा था। नकली सर्टिफिकेट पर नगर पालिका की फर्जी मोहर लगाकर सीसी और ओसी तैयार किए गए। इसके बाद फ्लैट बेच दिए गए। वर्षों से हजारों लोग ऐसी इमारतों में रहते भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सामने अब बड़ी चिंता ये है कि उनके आशियाने का क्या होगा। मुंबई के पालघर जिले के विरार वसई इलाके में एक सबसे बड़ा स्कैम बाहर आया है, जहां पर 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए का ये स्कैम बाहर आया है। तकरीबन इस पूरे इलाके में 55 बिल्डिंग हैं, जहां पर 12000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जो लोग अवैध तरीके से इस बिल्डिंग में लाए गए, अवैध तरीके से इस बिल्डिंग के ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सीसी मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा कांड 10 साल तक होता रहा और नगर पालिका की कान में जू तक नहीं रहती। मुंबई जैसे शहर में लोगों को एक एक जो पाई है वो जोड़ के अपना घर बनाना पड़ता है। ऐसे में अब जब इन सारे बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया है, गलत तरीके से बनाया हुआ घोषित कर दिया है, तो सवाल ये सामने आता है कि उन 12000 लोग और 3500 परिवार का क्या होगा। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि वसई और विरार में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जिनके सीसी और ओसी फर्जी हैं। रुद्रांश बिल्डिंग को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया गया और आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में जमीन का मालिक भी शामिल है। लेकिन क्या इस फर्जीवाड़े की सजा आम लोगों को मिलेगी? इससे पहले भी प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जाहिर है जितनी गंभीरता महानगर पालिका को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई। अब इस फ्रॉड ने फ्लैट खरीदने वालों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर्स को एडवांस में पैसे दिए, लेकिन उनको रकम वापस नहीं दी जा रही। मैं 4 महीने से पुलिस चौकी के चक्कर काट रही हूँ, पर उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में 17 तारीख को जाके मेरा एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी कि तुम अपने कदम पीछे ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारा नाम अभी नहीं जानती तुम, ऐसा हमें धमकी मिलना चालू हुआ है। मैंने 2 लाख रुपए तो लोन खर्च के लिए दिए थे उनको, 2-2.5 लाख रुपए मेरा लोन खर्च में गया और 65,000 मैंने दिया मयूर इंटरप्राइजेस को, दिलीप अटकरे करके हैं उनको लोन प्रोसेसिंग के लिए। बाकी 5-70 मैंने इनको डाउन पेमेंट दिया था। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारे पैसे तुमको नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो।
ये बात ठीक है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि फर्जी ओसी और सीसी के दम पर कई सालों से खड़ी ऐसी इमारतों पर महानगर पालिका की नजर आखिर क्यों नहीं गई और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और अब डर है कि कहीं इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना न पड़ जाए। मामला आम आदमी के आशियाने से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है ताकि प्रशासन इसकी सुध ले। विरार से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस पूरे मामले पर होम बायर्स के अधिकार और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर हमने वकील जयदेव त्रिवेदी से बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं। आजकल एक नया स्कैम बिल्डर लॉबी में छाया हुआ है, जिसके तहत कुछ बिल्डरों ने नकली सील स्टैंप, पूरे फर्जी सील स्टैंप बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफिस के, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस और महानगर पालिका की ऑफिस, और उसके आधार पर उन्होंने नकली परमिशंस के पेपर्स, नकली डॉक्यूमेंट्स, नकली एग्रीमेंट्स खड़े किए हुए हैं। और उस दस्तावेजों के आधार पर, उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने पब्लिक को कहीं प्रॉपर्टीज बेच दी है। तो इस मामले में सरकार जो है वो ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सेक्शन 463, 464, 465, 468, 471, 72 में के तहत एफआईआर लॉन्च करा सकती है। और इसके अलावा जो लोग, जो पब्लिक जो है, जिनको इस तरह से ठगा गया है, जिनके साथ चीटिंग हुई है, इस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जिनको प्रॉपर्टी बेची गई है, वो लोग सेक्शन 420 आईपीसी और सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी के अंडर में अपना एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं इन बिल्डरों के खिलाफ। और इसमें 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। चांद के बाद अब अगले महीने सूरज की है बारी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 6 नए देश शामिल किए गए। इनमें अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई शामिल हैं। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इन देशों का स्वागत किया। साथ ही कहा कि भारत का हमेशा से ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में और मजबूत होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि 3 दिनों की बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को पूरी मानव जाति के लिए अहम सफलता करार दिया। ब्रिक्स के इसी मंच पर पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब अगले महीने सितंबर में एक और बड़ा मिशन शुरू हो जाएगा। दरअसल इसरो ने सूरज की तरफ यान भेजने की पूरी तैयारी कर ली। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। अहमदाबाद में मौजूद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई ने ये जानकारी दी। इसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की जाएगी। नीलेश के मुताबिक ये स्पेस क्राफ्ट तैयार है और ये 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी करेगा। महाराष्ट्र के वाशिम में स्कूली बच्चों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाया। साथ ही इसरो का भी शुक्रिया अदा किया। वहां एक स्कूल में छात्र ऐसे खड़े हुए कि इससे इसरो का लोगो और नाम बन गया। ये देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा जारी है। अब वो कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान युवाओं ने भी राहुल से सवाल पूछे। खबर है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक में उसका लोगो लॉन्च किया जाएगा। ये बैठक मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। इस लोगो में तिरंगा के सभी रंग होंगे, यानी भगवा, सफेद, नीला और हरा। इटैलिक फॉन्ट में होगा। बताया गया कि कुल 9 लोगो बनाए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक लोगो ही ज्यादातर दलों को पसंद आया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से फिर काफी नुकसान हुआ। कुल्लू में कुछ ही सेकंड में एक साथ 7 इमारतें ढहने का वीडियो सामने आया। बारिश की वजह से इन भवनों में दरारें आ गई थी। ऐसे में करीब 3 दिन पहले इन्हें खाली करवा लिया गया था। इस बीच सोलन से भी मलबा आने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इसमें काफी मिट्टी के साथ पानी नीचे की ओर बहता नजर आया। हिमाचल में 24 जून से अब तक 12,500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही आकलन है कि इस बारिश से राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
पाकिस्तान में भी चंद्रयान 3 की काफी चर्चा हो रही है। वहाँ भी भारत की इस कामयाबी का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में कुछ जगहों पर लोगों ने केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। वो शाया हो रही है कि हर आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज सो मच बिग न्यूज। मेरे दिल से भी यही दुआ निकल रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ट्रेन पकड़नी हो तो लोग स्टेशन तक कार से जाते हैं, वहां से प्लेटफॉर्म तक सभी को चल के या फिर एस्केलेटर से जाना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह का अंदाज जरा अलग है। लखनऊ में उनकी कार सीधे स्टेशन के अंदर जाकर रुकी। रेलवे के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर धर्मपाल सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र का गुणगान करते हुए यदा कदा मंत्री और विधायकों को जनता का सेवक बता देना और बात है, लेकिन जनता जानती है कि अपने देश में सत्ता का मूल चरित्र इस सफेद कार की तरह है, जो नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अंदर पहुंच गई। न किसी ने रोका टोका, न किसी ने सवाल किया, क्योंकि कार में यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह जो मौजूद थे, जिन्हें बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि स्टेशन आने वाले तमाम यात्रियों की तरह मंत्री जी की ये फॉर्च्यूनर कार दिव्यांगों के लिए बने इस रैंप के करीब आकर रुकती। फिर रैंप से होते हुए स्टेशन तक मंत्री जी पैदल जाते, लेकिन तब सत्ता की धमक कैसे साबित होती? असल में बारिश हो रही थी और मंत्री जी को लगा होगा कि रैंप पर चंद कदम चलते हुए उनके कपड़े गीले हो सकते हैं या जूतों पर कीचड़ लग सकती है, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय उसे रैंप पर चढ़ा दिया, या यूँ कहें कि मंत्री जी ने कार चढ़वा दी और उसे स्टेशन के अंदर एक्सकेलेटर तक ले गए। जो मंत्री जी थे उनकी जो गाड़ी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थी, तो वो यहाँ तक जाना चाह रहे थे इसी एक्सलेटर से। साफ तौर से ये जो प्लेटफॉर्म का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर पैदल ही लोग आते हैं, गाड़ियों की मनाही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का एरिया है। यानी रैंप के जरिए पहले प्लेटफॉर्म पर आए और फिर एक्सलेटर से चढ़कर सीधे ऊपर, और मंत्री जी की जो गाड़ी थी वो इसी रैंप के जरिए सीधा अंदर तक आती है और यहाँ पर खड़ी होती है, और उसके बाद मंत्री जी उतरते हैं और फिर इसी रैंप के जरिए ऊपर जाते हैं। यानी कि जो व्यवस्था आम आदमियों के लिए है वो मंत्री जी ने फॉलो नहीं किया। रेलवे के नियम के अनुसार कोई कार स्टेशन के अंदर नहीं जा सकती, पर मंत्री जी ने सोचा होगा कि कानून तो वो लोग ही बनाते हैं, अपनी चीज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर ये तो बस रेलवे का नियम था, वो भी यूपी की राजधानी में। यहाँ तो नियमों को नतमस्तक होना ही पड़ता है। खबर के अनुसार जीआरपी इंस्पेक्टर ने मंत्री की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बने नए एक्सकेलेटर के पास जाने को कहा था, लेकिन मंत्री जी ने घूम कर जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कार रैंप पर चढ़ा दी गई। केस तो बनता है, पर केस तो दूर, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। वो तो कुछ यात्रियों ने वीडियो बना लिया, इसलिए बात सामने आ गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा कि अच्छा हुआ जो बुलडोजर से नहीं गए थे। ये दिखाता है कि ये सरकार का कंट्रोल ना तो हमारे वज़ीर आला के हाथ में है, ना ही हमारे वज़ीर काबीना के हाथ में है। जो मंत्री अपना पशुधन मंत्रालय न चला पा रहे हो, गायों का जो पालन है उसमें भ्रष्टाचार सामने आया है, रोजाना गाय बगैर खाए पिए जो है उनकी मौतें हो रही हैं। तो ये सरकार बेलगाम है, बिल्कुल सांड की तरह। और शायद मंत्री जी भी, उन्हें भी लगा कि शायद जो ये ट्रैफिक में नई भर्तियां हैं वो उसी स्टाइल में शायद वहां भी घुस जाएंगे। पशुपालन विभाग के मंत्री के बाद यूपी की मत्स्य विभाग के मंत्री की तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मंत्री संजय निषाद कुर्सी पर बैठे हैं और अपने पैर सामने मेज पर टिकाए हुए हैं। उनके पीछे एक शख्स खड़ा है, जबकि सामने जमीन पर बैठे 2 लोग उनके पैर पकड़े हुए हैं। यूपी कांग्रेस ने इस तस्वीर पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ताओं से पांव दबवाकर फोटो शूट करा रहे हैं, उनकी आंखों का पानी सूख गया है।
संजय निषाद की निषाद पार्टी यूपी में बीजेपी की सहयोगी है और इसी नाते वो योगी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं से पैर दबवाने की तस्वीर वायरल हुई तो एक बार फिर चर्चा में आ गए। मंत्री जी ने अपनी सफाई में कहा कि फोटो का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो कार्यकर्ता हैं, पाँव छूते हैं, पैर के पास बैठ जाते हैं। अब उसको दूसरे भाव में ले तो अलग मामला है। अगर उनके समाज में कोई नेता पैदा हुआ, हम उनके राजनीतिक गुरु हैं, अगर हमें गुरु मानते हैं तो गुरु मानते हैं तो क्या किसी समाज में गुरु पैदा होना क्या अन्याय है क्या? हम छोटी जात के गिने जाते थे, अगर निषाद राज गिने जा रहे हैं तो कोई अन्याय है क्या? हम कहते हैं इससे पहले राजनीतिक गुरु हुए कांसी राम, उनके खिलाफ भी बहुत आरोप लगा। तो अगर मेरे समुदाय के लोगों ने हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है तो ऐसे में जो है उसके हिसाब से वो कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी छू लेते हैं, झुक जाते हैं, मैं मना करने के बाद भी। अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं ना। संजय निषाद के बयान का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने पैर दबवाकर जनता की ख्वाहिश पूरी की है, यानी जनता की सेवा की है। इसमें गलत क्या है? हालांकि ऐसी सेवाएं मंत्री जी पहले भी कर चुके हैं। कभी आरती उतरवाई थी तो कभी कीचड़ से बचने के लिए बोरे बिछवा चुके हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में सियासी माहौल क्या है? मतदाताओं का क्या मिजाज है? अगर आज चुनाव हुए तो देश के लोग किस पार्टी की सरकार बनाना चाहेंगे और देश अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहता है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने 15 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2023 तक सभी 543 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया और जनता का मूड समझने की कोशिश की। इस सर्वे के मुताबिक आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 306 सीटें मिल सकती है, यानी कि एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिल सकता है, जबकि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को 193 और अन्य को 44 सीटें मिल सकती है। इसी तरह आज अगर चुनाव हुए तो एनडीए को 43% वोट मिल सकते हैं, इंडिया को 41% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगता है। 42% लोगों को उनका काम बहुत अच्छा लगता है, 21% को अच्छा, 13% को सामान्य, 12% को खराब और 10% को बहुत खराब लगता है। लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद करेंगे, ये सवाल भी सर्वे में पूछा गया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे नजर आए। 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 8% लोगों ने ही पसंद किया है। अब तक देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन हैं, इस पर भी हमने देश की जनता की राय जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 43% लोगों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना। इंदिरा गांधी को 15%, अटल बिहारी वाजपेयी को 12%, मनमोहन सिंह को 11% और जवाहरलाल नेहरू को 6% लोगों ने सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना है। लोग देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे मानते हैं, लोगों से इस पर भी हमने राय मांगी। 43% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना, जबकि 19% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर सहमति जताई। ममता बनर्जी को 9%, एमके स्टालिन को 6% और नवीन पटनायक को 3% लोगों ने अच्छा मुख्यमंत्री माना है। न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। 3 दिनों की लगातार बढ़त के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 181 अंक खसलकर 65,252 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 57 अंकों की गिरावट रही, ये 19,387 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली। सोना 150 रुपए चढ़कर 59,650 रुपए पर पहुंचा, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,650 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में भी 1400 रुपए की उछाल रही, यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 76,700 रुपए हो गई। सरकार यूरिया की सब्सिडी का गलत इस्तेमाल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। उसने इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार खासतौर पर अभी नीम कोटेड यूरिया को लेकर एक रणनीति बना रही है, जिसमें केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों के अलावा राज्यों को भी शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार किसानों को ये यूरिया रियायती दरों पर देती है, जो उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया से काफी सस्ता होता है। ऐसे में आरोप है कि कुछ लोग सब्सिडी में ये यूरिया लेकर इनका उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं।
टू व्हीलर बनाने वाली भारतीय कंपनी टीवीएस मोटर ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि ये लाइव लोकेशन शेयरिंग फीचर के साथ आने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2.5 लाख रुपए है। मतलब इसे देश का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कहा जा सकता है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से 16,275 रुपए की टोकन मनी पेमेंट करके बुक किया जा सकता है। डिलीवरी नवम्बर के अंत से 15 शहरों में अलग अलग फेज में की जाएगी। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा छात्रों की बोर्ड परीक्षा से जुड़ा है। सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित कराई जाएंगी। नए पाठ्यक्रम के तहत स्टूडेंट्स दोनों बोर्ड परीक्षा में से सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रख सकेंगे। नए पाठ्यक्रम के तहत बोर्ड परीक्षाएं छात्रों की महीनों की कोचिंग और रट्टा लगाने की क्षमता के बजाय उनकी समझ और दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए इन 2 भाषाओं में से एक विषय भारतीय भाषा का चुनने की आजादी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार नए पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि साल 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए टेक्स्ट बुक तैयार की जाएंगी। नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को कवर करने की मौजूदा प्रथा से बचा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में कमी लाई जाएगी। अगर उनको 2 मौके मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसलिए भी देता है क्योंकि अभी हमारे देश में एग्जाम्स का और खासकर बोर्ड एग्जाम्स का एक फोबिया है और उस फोबिया की वजह से जब उनको बच्चों को एक ही मौका मिलता है तो स्ट्रेस की वजह से आजकल हम बहुत सारे गलत डिसीजंस भी बच्चों को हम लेते हुए देखते हैं। पर अगर ये ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को कि वो कब बोर्ड एग्जाम को लेना चाहें तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। बोर्ड के एग्जाम देने हैं अब 2 बार ऑप्शन मिलेगा। कितनी एक्साइटमेंट है या फिर नर्वसनेस है कि 2 बार बोर्ड क्यों है? बहुत एक्साइटमेंट है और इससे हमें टाइम और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी कि हम अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। 2 बार बोर्ड देंगे तो 2 मौके होंगे आपके पास। शायद एक में कुछ गलत भी किया हो तो दूसरे में इसका फायदा ये मिल सकता है कि आपने ज्यादा पढ़ाई की और तैयारी पक्की हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे एक बोर्ड एग्जाम में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा और दूसरे में अच्छा करा तो हम चूज कर सकते हैं कि हमें दोनों में से कौन से अपने रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स जोड़ने हैं। मुझे लगता है कि फ़ायदा है क्योंकि अगर नंबर पे डिपेंड करता है, अगर एक में कम आए दूसरे में ज़्यादा है तो तुम दूसरे वाले को ले सकते हो नंबर और आपको नई नई इम्प्रूवमेंट एक्सप्लोरेशन के बारे में भी पता चलता है। एक्साइटमेंट इस बात के लिए है कि जैसे कभी कभार हो जाता है कि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के आसपास आपके फैमिली में कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसलिए आपके पास सेकेंड चांस है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने नंबर को, क्योंकि आज हम। और अब आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। 18 साल के युवा शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंदा की चर्चा हर ओर हो रही है, बावजूद इसके कि वो शतरंज का फिडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हार गए हैं, क्योंकि खेल में जीत हार से बड़ी होती है जीत की जिद, जो प्रज्ञानंदा में दुनिया को दिखा जब उसने दुनिया के नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी। कभी कभी जीतने वाले से भी बड़ा प्रभाव रह जाता है हारने वाले का। जब खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जैसा हो, जिसने महज 18 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के माथे पर भी बल्ला दिया। फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानंदा ने दोनों बाजियों में 32 साल के मैग्नस कार्लसन को ड्रॉ पर रोका। हालांकि जीत और हार तय करने वाले टाई ब्रेकर मुकाबले में वो बस एक कदम पीछे रह गए। वो भले ही शतरंज के विश्व विजेता बनने से रह गए, लेकिन उनके खेल के अंदाज ने दुनिया का दिल जीत लिया। शह और मात के खेल शतरंज में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रज्ञानंदा की इस प्रतिभा को पहचानने और उसे इस मुकाम तक लाने में बड़ी भूमिका रही उनकी मां नागलक्ष्मी की, जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को इस खेल की तरफ न सिर्फ मोड़ा बल्कि कदम कदम पर उसके साथ खड़ी रही। स्वास्थ्य से लेकर खेल भावना जगाने तक, प्रतियोगिता कहीं भी हो,
माँ साथ रहती ताकि बेटे को घर का खाना मिल सके। प्रैक्टिस के लिए भी माँ साथ जाती हैं। हालांकि प्रज्ञानंदा ने शतरंज खेलना अपनी बड़ी बहन से सीखा, जो पहले से ही इसमें हाथ आजमा रही थीं और नए नए मुकाम भी हासिल कर रही थीं। He's best player on the planet, and especially when he's playing any tournament, he's the favorite of any tournament he plays. Rapid, blitz, bullet, classical, everything. So, but we also believed, our family also believed in Prag, because in the last few tie breaks he has been outperforming. Like in previous match he bet Caruana, who's world number 2, and it's not at all easy. So we were also believing in Prag that he could definitely put up a fight. She tries to pray during the games and try not to take pressure, but in the end she takes a lot of pressure. My mother was cooking here. In general, I prefer not taking too much outside food, especially in other countries, because it can get you sick, and for me, home food is always best, I guess, for everyone. 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानंदा 3 साल की उम्र से ही शतरंज में हाथ आजमाने लगे थे। मेहनत और लगन ऐसी कि सिर्फ 10 साल की उम्र में शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर बन गए और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर। 2018 में प्रज्ञानंदा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। प्रज्ञानंदा एक साधारण परिवार से हैं। पिता रमेश बाबू बैंक में काम करते हैं। प्रज्ञानंदा भले ही एक नया इतिहास रचने से चूक गए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दुनिया को अपने दिमाग की ताकत से हिला दिया। ताकत ऐसी कि हारने पर भी देश के प्रधानमंत्री की शाबाशी मिली, शुभकामनाएं मिली। पीएम मोदी ने ट्वीट करके प्रज्ञानंदा के खेल की सराहना की और आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 पर बना है गूगल का डूडल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। गूगल ने भी भारत के चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाते हुए एक डूडल बनाया, जिसमें गूगल के ओ को चांद दिखाया गया है। फिर इसके चारों ओर चंद्रयान 3 का लैंडर घूमता नजर आता है। इसके बाद ये लैंडर चांद की सतह पर उतर जाता है। डूडल के आखिरी हिस्से में धरती भी नजर आ रही है। व्हाट्सएप पर अब बिना नाम का भी ग्रुप बनाया जा सकेगा। व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये फीचर तब काम आएगा जब आप जल्दी में हों और आपके पास किसी ग्रुप का नाम रखने के लिए समय नहीं हो। मोटोरोला ने मोटो G14 स्मार्टफोन को 2 और रंगों में लॉन्च किया। इसमें पैल लाइलैक और बटर क्रीम वर्जन शामिल हैं। पहले ये स्काई ब्लू और स्टील ग्रे रंग में उपलब्ध थे। 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का इसका वेरिएंट 9,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है एक और रॉकेट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सांसदों को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच भारत उसकी हर तरह से मदद करना जारी रखेगा। वहीं इस मौके पर श्रीलंकाई सांसदों ने आर्थिक संकट के समय मिली मदद को लेकर भी भारत का शुक्रिया अदा किया। रूस में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान क्रैश को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस हादसे की खबर से हैरान नहीं हैं। बाइडेन के मुताबिक रूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके पीछे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न हो। इससे पहले प्रिगोजिन की सेना ने जून में रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। भारतीय कुश्ती संघ को लगा है बड़ा झटका। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दी। उसने तय समय पर चुनाव न होने की वजह से ये फैसला लिया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने पहले ही पत्र लिखकर ये चेतावनी दे दी थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 से 24 सितंबर तक सर्बिया में है। अगर तब तक ये सस्पेंशन नहीं हटा तो भारतीय पहलवान इसमें भारतीय झंडे के साथ हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उधर बजरंग पुनिया ने इस सस्पेंशन को भारतीय कुश्ती के लिए काला दिन बताया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को वनडे वर्ल्ड कप के लिए अब एक अहम जिम्मा मिला। दरअसल बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप के कोलकाता में होने वाले मैचों के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है, जिसमें सौरव गांगुली समेत 12 लोगों की कमेटी बनाई गई है। ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप के कुल 5 मैच खेले जाएंगे। तो इसी के साथ न्यूज पॉप में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।